जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव स्टडीज़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां भी जीएस आता है, फिर वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी हो या एनटीपीसी हो। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पूरी शेड्यूल को एक सीक्वेंस में याद करना होता है, क्योंकि यहाँ आने वाले क्वेश्चन में आपको शेड्यूल का नंबर दे देंगे, लाइक फिफ्थ शेड्यूल में कौन सा प्रोविज़न दिया हुआ है, या फिर किसी प्रोविज़न जैसे लैंड रिफॉर्म, तो वो आपको पूछ लेंगे कि लैंड रिफॉर्म इनमें से कौन से शेड्यूल में मेंशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन्हें सीक्वेंस में याद करना होता है। तो जनरली हम किसी ट्रिक से जब याद करते हैं तो कई बार एग्ज़ाम के टाइम पे हम ट्रिक ही भूल जाते हैं, तो इसलिए इसको हम स्टोरी और इमेजेस के साथ पहले समझेंगे, एक स्टोरी के थ्रू इसको याद करेंगे, और साथ में जो एक बहुत फेमस ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उससे भी हम पढ़ेंगे। तो दोनों तरह से हम इसको रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो आज की स्टोरी है एक किंग की, तो आइए हम अपने किंग को वेलकम करते हैं और फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये थे हमारे किंग और इनका नाम है महाराजा फुनसुक वांगडू। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो होता ये है कि जो फुनसुक वांगडू महाराज हैं, ये एक राज्य के राजा होते हैं, लेकिन उनके राज्य में, उनके स्टेट में बहुत ज़्यादा करप्शन, धांधली और मिसमैनेजमेंट चल रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फाइनली किंग ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। यहाँ जो करप्शन और घूसखोरी चल रही है, इतना मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इसको कंट्रोल करना है। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वो अपने जो किंगडम है उसमें जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जैसे पहले किंगडम को अच्छे से उसका शासन चलाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। तो उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो उन्होंने पहले क्लियर किया कि हमारे किंगडम के कौन कौन से पार्ट हैं, मतलब उसमें से कौन कौन से स्टेट हैं और उनकी क्या बाउंड्रीज़ हैं। पहले उनको पता करेंगे, तब तो उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें क्या एक्शन लेना है और किस एरिया में एक्शन लेना है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्शन लेना है। तो फर्स्ट स्टेप वो क्या लेते हैं कि जितने भी स्टेट हैं उनके वो नाम और बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल बनती है, स्टेट एंड यूटीज, देयर नेम्स एंड बाउंड्री। इसके बाद वो क्या करते हैं, उनको समझ में आता है कि ये जो करप्शन हो रहा है ना, उसका रूट कॉज क्या है। लोग 2 नंबर की कमाई के लिए क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। 2 नंबर मतलब ब्लैक मनी की कमाई के लिए। तो बोलते हैं कि लोगों को 2 नंबर की कमाई की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे हैं। तो बोलते हैं कि इस 2 नंबर की कमाई को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, हम सबके सैलरी और अलाउंस जो हैं, जिन्हें हम इमोल्यूमेंट्स भी बोलते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। जब सबको पर्याप्त सैलरी मिलेगी तो कोई भी करप्शन नहीं करेगा। तो इस तरह जो हमारा सेकेंड वो बनता है, क्या बनता है, इमोल्यूमेंट्स या सैलरी एंड अलाउंस। इसके बाद वो क्या करते हैं कि जितने भी उनके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होते हैं, उनको बुला के सबको कसम खिलवाते हैं कि भैया आज के बाद तुम करप्शन नहीं करोगे। तो इस तरह वो थर्ड स्टेप क्या लेते हैं, ओथ दिलाते हैं, अफर्मेशन दिलाते हैं। क्या अफर्मेशन दिलाते हैं कि आपको करप्शन नहीं करना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसको मेंटेन करना है। इसके बाद वो क्या करते हैं कि जो उनकी राज्यसभा होती है, उनकी जो किंग की असेंबली होती है, उसमें वो कुछ अच्छे लोगों को सीट एलोकेट करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं फील्ड की, तो उनको क्या करते हैं, अपने राज्य में सीट का एलोकेशन करते हैं। ये इनका फोर्थ स्टेप होता है। तो इसी तरह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोर्थ शेड्यूल है वो होता है सीट एलोकेशन इन राज्यसभा। अब इस तरह वो देखते हैं कि राज्य में बहुत समय से धांधली चल रही है, करप्शन चल रहा है। तो कुछ एरियाज़ हैं जहां डेवलपमेंट के काम बिल्कुल भी नहीं हुए, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या करते हैं, ऐसी एरियाज़ को शेड्यूल करते हैं और वहाँ की जो ट्राइब्स पॉपुलेशन है उनके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का बंदोबस्त करते हैं कि ताकि वहाँ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। तो इस तरह उनका फिफ्थ स्टेप क्या होता है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड
एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 5th शेड्यूल बनती है वो बनती है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। इसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो शेड्यूल एरिया है इसके अंदर 10 स्टेट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। उन स्टेट्स के नाम आपको ये दिख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन्हें भी एक बार ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको पूछ ले क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में इनमें से कौन सा स्टेट है या फिर कौन सा स्टेट 5th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th शेड्यूल भी इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स हैं और 5th शेड्यूल में कौन से स्टेट हैं। अब ऐसे एरिया को उन्होंने डिफाइन कर लिया, उस पर काम किया। थोड़े टाइम बाद उनको पता चलता है कि जिन एरिया में हमने काम किया उसके अलावा भी कुछ ट्रिबल एरिया हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। तो 6th स्टेप में वो क्या करते हैं, अदर ट्रिबल एरिया को इंक्लूड करते हैं, वहाँ के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। अब वो ट्रिबल एरिया कौन कौन सी है, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, फिर से कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ को बनाते हैं। इसके बाद जब उन्होंने अलग अलग एरियाज़ को ऐसे डिवाइड कर दिया, उसके लिए लोगों को भी अपॉइंट कर लिया था, जैसे हमने देखा शेड्यूल 4th में कि सीट एलोकेशन भी कर दी थी। अब उन्होंने क्या किया, उनको समझ में आया कि सबको अलग अलग पावर दे दो, तो उन्होंने जो भी लोगों को अपॉइंट किया था उनको पावर क्या की, डिवाइड कर दी। तो इस तरह पावर के एलोकेशन या सेपरेशन से क्या होता है, 3 तरह की लिस्ट बनती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स या पॉलिसीज़ बनाती है, जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही रूल्स बना सकते हैं, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ में आपको ये भी पढ़ना है कि इन तीनों लिस्ट में कौन कौन से प्रोविज़न दिए हैं जिनमें यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है लॉज और किन में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और कितने कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, कितने सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है, कितने स्टेट लिस्ट में और कितने कंकरेंट लिस्ट में, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हम बना देंगे। तो इस तरह हमारी जो 7th शेड्यूल बनती है वो क्या बनती है, फेडरल लिस्ट की, या इसी को एलोकेशन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है, जिसके अंदर 3 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि ट्रिबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात चली रही थी, तो होता क्या है, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो क्या करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड करते हैं कि भाई इस लैंग्वेज में हमें एडमिनिस्ट्रेशन के काम देखने हैं, इन लैंग्वेजेस में हमें बात करनी है। तो इस तरह जो हमारा 8th शेड्यूल बनता है वो बनता है ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो फ्रेंड्स, ये 8 जो शेड्यूल हो गई 1 to 8, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती थी जो 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद की जो लिस्ट हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। जैसे शेड्यूल 9th हो गई लैंड रिफॉर्म के रिलेटेड, तो उसको क्या किया गया था, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। तो होता क्या है कि उनने लैंग्वेज तो डिसाइड कर दी। अब जब लैंग्वेज डिसाइड करने के बाद सब लोगों से बात की तो पता चला, जब लैंग्वेज समझ में आई, एक ऐसी लैंग्वेज में बात होना स्टार्ट हुई जिसे सब समझ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ भी समझ सकती हैं और लोकल लोग भी समझ सकते हैं। तो उससे समझ में आया कि लोगों की ज़मीन बहुत ज़्यादा हड़पी गई, लोगों की ज़मीनों में अतिक्रमण किया गया, जो स्पेशली जो ट्राइब्स या जो निचले तबके के लोग थे। तो जब ये किंग को समझ में आता है तो लैंड रिफॉर्म लेके आते हैं कि भूमि सुधार किया जाएगा। तो इस तरह 9th शेड्यूल बनती है। अब होता क्या है कि जो लोग ये ज़मीन हड़पने वाले होते, जब उनको पता है कि किंग जो है लैंड रिफॉर्म लेके आए हैं, तो क्या करते हैं, अदला बदली करने लगते हैं, डिफेक्शन करने लगते हैं, मतलब अपना दल बदलने लगते हैं। तो इस तरह जो हमारा बनता है 10th शेड्यूल, वो होता है डिफेक्शन, यानी इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ दिए गए हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो अपनी पार्टी चेंज करते हैं, अपना दल बदलते हैं, तो उन्हें अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि उन्हें अपने पोस्ट से तब रिज़ाइन करना नहीं होता अगर उस पार्टी के टोटल स्ट्रेंथ में से 2/3 मेंबर दूसरे दल में चले जाएं। तो होता क्या है कि जो 52 मेंबर्स होते हैं, यानी 52 लोग क्या करते हैं, ऐसे अदला बदली का काम करना है। तो ऐसे 52 से आपको ध्यान रखना है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये
जो 10th शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था। अब होता क्या है कि जब लोगों को पता चलता है कि लैंड को लेके इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, इतना करप्शन हुआ है, तो किंग क्या करता है, पंचायत बुलाता है और उस पंचायत में 73 लोग क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी 11th शेड्यूल बनेगी वो क्या बनेगी, पंचायत, यानी इसमें पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। और ये अमेंडमेंट कौन सा है हमारा, तो ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 1992 में हुआ था। तो इस तरह क्या होता है कि जब पंचायत लगती है तो वहाँ पाया जाता है कि जो राजा था, जो किंग था, उसका जो मुंशी था वो क्या था, इन सब में इन्वॉल्व था, वो जो था मेन दोषी था। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा 12th शेड्यूल बनेगा वो बनेगा मुंशी से म्यूनिसिपालिटीज़। तो ये हैं सारे 12th शेड्यूल। होपफुली आपको एक ही ऑर्डर में समझ में आ गए होंगे। ये भी ऐड हुआ था 1992 में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो शॉर्ट ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें जो फर्स्ट लेटर है टी हमारी फर्स्ट शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। टी से हम डेनोट करते हैं टेरिटरीज को, यानी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट जो हैं उनके नाम और उनकी बाउंड्रीज। सेकंड ई इमोल्यूमेंट्स यानी सैलरीज। जो थर्ड लेटर ए है वो डिनोट करता है अफर्मेशन, यानी ओथ एंड अफर्मेशन, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जैसे कैग वगैरह हो गए, ये कैसे शपथ लेंगे। इसके बाद जो फोर्थ टर्म है आर, वो डिनोट करता है राज्यसभा, यानी सीट्स का एलोकेशन राज्यसभा में। फिफ्थ वर्ड एस जो रिप्रेजेंट करता है शेड्यूल एरियाज को, जो हमारे 10 शेड्यूल स्टेट्स हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है ओ, जो अदर शेड्यूल एरियाज को डिनोट करता है। फिर 7th जो लेटर है वो एफ, जो फेडरल स्ट्रक्चर यानी वही 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट को प्रेजेंट करता है। 8th वर्ड हमारे 8th शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एल से हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स, 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल हमारा है डिफेक्शन से रिलेटेड, इसे डी से डिनोट करते हैं। फिर 11th शेड्यूल जो हमारा पंचायत है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। और लास्ट में जो हमारी 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, जिसे एम से डोनेट करते हैं। तो होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।